कि जब हम लोगों ने अक्टूबर से यात्रा शुरू की थी तो लोग ये आकर कहते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है और जैसा लोगों की आशंका थी कि कानून व्यवस्था इस सरकार में बिगड़ेगी वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फरवरी के बाद से जिन जिलों में भी मैं चल रहा हूँ, सिवान, छपरा और अब वैशाली, हर दिन लोग किसी न किसी के अपराध, किसी न किसी बड़े अपराध की आकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर समाज में एक भय का माहौल है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो उनका डर था कि जंगल राज के दौरान जो अपराधियों की जो गतिविधियां थी, जो उनकी सक्रियता थी, वो कहीं ना कहीं वापस समाज में लौटता हुआ दिख रहा है। आनंद मोहन जी की जो रिहाई है उसका प्रश्न देखिए, उनकी जो रिहाई है और उस तरह के कई मामले हैं, मैं ये देखता हूं कि अंग्रेजी में एक वर्ड है कैपिचुलेशन, कंप्लीट सरेंडर। नीतीश कुमार का कंप्लीट कैपिचुलेशन एज ए चीफ मिनिस्टर एंड एज ए पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता के तौर पर और प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये दो बात, रिहाई पर तो मैं आता हूं, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, ना कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। और दूसरा जो मैंने ये कहा कि कुर्सी पर बने रहने के लिए जिसको जो करना है कर लो, हमें मुख्यमंत्री बनाए रखो, ये 2 बात प्रमाणित करता है। बात किसी व्यक्ति विशेष आनंद मोहन की नहीं है। आप देखेंगे कि ये और बढ़ेगा और लोग भी इस तरह के डिमांड करेंगे। और जो नीतीश कुमार की हालत है, कोई भी चीज वो चाहे समाज के लिए अच्छा हो या खराब हो, जब तक उनको ये लग रहा है कि हमारी कुर्सी, हमें पद पर बने रहने में इसमें आसानी है, तो भैया जिसको जो करना है कर लो। अफसर को लूटना है लूट लो, ठेकेदार को लूटना है लूट लो, बालू माफिया, शराब माफिया जो करना है कर लो, हमको मुख्यमंत्री बनाए रखो। बिहार में वीरेंद्र शास्त्री जी कथा के विवाद किसके लिए? वीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम के। देखिए, विवाद करने वाले जो लोग हैं, वो चाहे जो आ रहे हैं वो और जो विरोध कर रहे हैं वो, आपको भी मालूम है इसका आपके, हमारे या बिहार के लोगों के जिंदगी से क्या फर्क पड़ना है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पर टिप्पणी न करके कभी रामायण पर टिप्पणी करेंगे, कभी बागेश्वर धाम पर टिप्पणी करेंगे। अरे भाई, कोई अगर आ रहा है, कोई किसी का दिल फाड़ कर देख नहीं सकता, हम लोग कोई सर्टिफिकेट दे दें। जो आता है आए, जो उनके श्रद्धालु मानने वाले हैं जाना है जाए, नहीं जाना है न जाए। आप विवाद इसलिए पैदा करते हैं ताकि समाज को इन मुद्दों पर विभाजित किया जाए और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको शिक्षकों की बात करनी चाहिए। पूरे शिक्षक पूरे राज्य में आंदोलित हैं, शिक्षा मंत्री उस पर टिप्पणी न करके बागेश्वर आप पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे भाई, आप स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर कॉलेज में 3 साल का सेशन 5 साल में हो रहा है, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब बागेश्वर धाम का मामला चलाइएगा, कोई ना कोई एक मुद्दा उठाइए जिससे लोगों को बांटिए और अपना काम चलाते रहिए। भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की मांग है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए
जो सामाजिक जीवन में एक सुचिता का जो मापदंड है कि जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगा है वो सही है गलत है वो तो जांच में पता चलेगा, उस व्यक्ति को उस पद से छोड़ देना, उस पद को छोड़ देना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके अपनी पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला केस में आपको याद होगा डायरी में एक नाम आया था तो उन्होंने पद छोड़ दिया था कि भाई पहले इसकी जांच हो जाए, जब मुक्त हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा। यहाँ पर तो जो भारत के बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने अगर कोई शिकायत की है, उन्होंने उनका अगर कोई ग्रीवांस है, उनकी कोई कंप्लेन है तो उसकी जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई जिस पर इल्जाम लगा है उसको आप पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपने शराब माफिया और बालू माफिया को बताया है, शिक्षा माफिया भी लोगों का काफी पब्लिक पे आता है कि शिक्षा में बड़े कॉलेजों का दबदबा है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आपने कहा, तो उसमें बड़े कॉलेजों का एक देखिए मैंने आपको कहा कि 2014-15 में जब मैं आया था उसके मुकाबले जो दो नए माफिया बिहार में खड़े हुए, इसका मतलब नहीं है कि पहले जो था वो नहीं है, पहले भी यहाँ अपराधी थे, लेकिन दो जो नया माफिया वर्ग खड़ा हो गया है वो है शराब और बालू। 2014-15 से पहले यहाँ पर शराब माफिया नहीं था, 2014-15 से पहले इतने बड़े पैमाने पर बालू माफिया नहीं थे। मैंने उस संदर्भ में बात की। 10 लाख रोजगार में क्या मिलेगा? भैया पहले दिन से कह रहे हैं, और जिस दिन तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, जिनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख की नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा, उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले क्यों नहीं दिया था। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे, बिल्कुल झूठी बात है। आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया, कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए। आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करें कि उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है, इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए, कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही छूट गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। दारूबंदी को आप कैसा? बिल्कुल सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। इसलिए नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, इसलिए कि मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं।
शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात, ये पूरा शराब माफिया आपने खड़ा कर दिया। बिहार में लोगों का, बिहार सरकार के गरीब लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है साल का। इस पैसे का नुकसान, और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। तो आपको फायदा क्या? एक अंतिम बात बताई गई कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, तो गांधी जी को हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और खुली चुनौती मैंने दे रखी है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मिलकर मुझे गांधी जी का एक लाइन लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दे जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए और जितने लोग शराब पी रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि सबको शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार कानून बना दे कि जो भी मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। और मैं ये चुनौती पिछले 8 महीने से दिया हुआ है मैंने। नीतीश कुमार ने अगर गांधी को पढ़ा है या किसी भी उनके साथी ने पढ़ा है, तो हम तो वो लाइन दिखा दें कि जहां गांधी जी ने कहा है कि भाई सरकारों को मैं कहता हूं कि वो शराबबंदी कानून बनाकर शराबबंदी लागू करें। तो यही है, आधा पढ़ा लिखा आदमी अंधे में काना राजा, अपने आप को ज्यादा होशियार समझने वाले लोगों की यही दशा होती है। नीतीश कुमार जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनके अगल बगल सब अपने अनपढ़ों को बैठा रखा है और अपने आप को समझते हैं कि हम ही सबसे होशियार हैं। अरे भाई, आप होशियार हैं तो दूसरे लोग भी तो बिहार में पढ़े लिखे समझदार हो सकते हैं। आप राज्य के मुखिया हैं, राजा हैं, आपको उनसे राय विचार करना चाहिए, समझना चाहिए विषयों को, हर चीज में कि मुझे ही सब आता है, दूसरे को कुछ नहीं आता है। अरे भाई, अगर आप ही को कुछ सब आता है तो 17 साल से आप बिहार में हैं। बिहार देश का सबसे पिछड़ा क्यों है? बिहार देश में सबसे गरीब क्यों है? बिहार के बच्चे क्यों पूरे देश में मजदूरी करने जा रहे हैं? अगर सब आप ही को आता है और आप काम कर ही रहे तो 17 साल कोई छोटा समय तो है नहीं। पूरी 2 पीढ़ी निकल गई लोगों की, और फिर भी आप दावा किए जा रहे हैं कि आप ही को सब आता है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया सर कि बिहार की मूलभूत समस्या जो है करीब करीब आपने सब बता दिया, और सारा ग्राउंड में एकदम बिल्कुल ये सही भी है। तो अक्सर मैं यह सुनते आ रहा हूँ कि आप बताते हैं कि मैं बिहार के राजनीति में नहीं आऊंगा, बिहार का राजनीति नहीं करूंगा, तो फिर ये सब समस्या के लिए भैया ये समस्या कैसे सुधरेगी? सुधरेगी इससे नहीं कि प्रशांत किशोर आ जाए, कि तेजस्वी यादव आ जाए, कि मोदी जी आ जाए। सुधरेगी तब जब समाज में इस बात की चेतना होगी कि ये आपका और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जब तक आप जाति पर, धर्म पर, राम मंदिर पर, भारत पाकिस्तान पर, पुलवामा पर नेताओं का चेहरा देखकर वोट देते रहेंगे, अपने विषयों पर वोट नहीं देंगे, तब तक बिहार सुधर नहीं सकता। यही बात इस अभियान के मूल में है कि गांव गांव जाना, लोगों को ये बताना कि आपने दलों को, विचारधारा को और बेफजूल के मुद्दों पर वोट दिया है। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। मैं हर गांव में ये वोट करवाता हूं। अगर आप देखेंगे मेरी सभाओं को, और लोगों से पूछता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, अगर आपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है। और अभी तक हमको कोई आदमी 2500 गांव में नहीं मिला जो हाथ उठाकर बोला हो कि ना भैया हम शिक्षा के लिए वोट देते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि आपकी समस्या शिक्षा है, आपकी समस्या रोजगार है, लेकिन आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज पर, वोट दे रहे हैं राम मंदिर पर, वोट दे रहे हैं भारत पाकिस्तान पुलवामा पर। तो जिन विषयों पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस विषय पर लोकतंत्र में आप वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलेगी। लोग बिहार में वोट पड़ा है जाति के नाम पर, तो बिहार में घर घर जाति की चर्चा हो रही है, जाति की गणना हो रही है। बिहार में लोगों ने वोट दिया 5 किलो अनाज के नाम पर, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार चोरी हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल ही रहा है। आपने बिहार में, आपने वोट दिया घर घर बिजली आने के नाम पर, तो घर घर बिजली आ ही गई है, बिल चाहे 6,000 आए चाहे 8,000 आए। हमने वोट दिया सिलेंडर के नाम पर, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, सिलेंडर घर घर आ ही गया है। हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो हमारे आपके बच्चों का चेहरा भले मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और खुला हुआ सीना आप और हम रोज टीवी अखबार में रोज देखने को मिल ही रहा है हम लोगों को।
आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास की कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है और वहां के फैक्ट्रियों में हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जिन चीजों पर बिहार के लोग वोट कर रहे हैं वो चीज आपको और हमको मिल रही है, लेकिन हम लोग शिक्षा के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ किसानों की हालत सुधरे, इस पर वोट नहीं कर रहे हैं, तो मिलेगा कैसे। इसीलिए इस बात को जाकर गांव में समझा रहे हैं कि अगर आप, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि मुखिया जी आकर ईमानदारी से पंचायत चलाएंगे, कैसे संभव है। आप कह रहे हैं कि 500 रुपया लेकर आपने वोट दे दिया और हम जब गांव में जाते हैं तो कह रहे हैं मुखिया बड़ा चोर है। अरे भाई, जब चोरी तो आपने शुरू की है, आप 500 रुपया लेकर वोट दिए तो 20,000 रुपया लेकर आपको आवास दे रहा है। तो जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में चेतना नहीं आएगी, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती और यही जन सुराज अभियान का पूरा मूल उद्देश्य है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप 1 घंटे से आप हमको हम लोग तो कुछ पूछे नहीं, हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग पत्रकार आदमी, बोलिए ना, पूछिए, सवाल पूछिए। पत्रकार के लिए क्या कुछ योजना आपकी नजर में है? देखिए, पत्रकारों की हालत यहाँ वो है, कुछ डॉक्टर की है जो कि पूरे दुनिया का इलाज करता है लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकता है। तो पत्रकारों से मेरी जितनी वार्ता हुई है, यहाँ इनकी हालत सबसे बदहाल है। दूसरे राज्यों में पत्रकारों को जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर है नहीं। एक बड़ी संख्या में नवयुवक यहाँ यूट्यूबर बन गए और वो समाज की ताकत भी है, क्योंकि ये वो लड़के हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में दबाव में आए बगैर नया खबर चला रहे हैं, वो खबर चला रहे हैं जो समाज की आवाज है। तो हमने एक जो मैंने अभी 500 यूट्यूबर्स को पदयात्रा के दौरान, जैसे समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं वैसे पत्रकारों से, यूट्यूबर से भी मुलाकात हुई। तो लोगों ने 2 सुविधा की मांग करी। एक कि आपके पास कोई दुर्घटना अगर आपके साथ हो जाए तो आपके परिवार या आपके परिजनों के लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जन सुराज से पत्रकार बंधुओं के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए, पूरे जन सुराज के खर्चे से। जो भी पत्रकार बंधु चाहे उसमें रजिस्टर हो जाए, आपका प्रीमियम जन सुराज भरेगा। अगर आप, भगवान न करे, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके साथ एक आपके परिजनों को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, पत्रकार बंधुओं ने ये सवाल किया था कि आपके खिलाफ जो केस कर दिए जाते हैं, मुकदमे कर दिए जाते हैं, उस पर कोई सहायता मिल सकती है क्या। उसमें दिक्कत खाली ये है कि जो एक्रेडिटेड पत्रकार है, और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर खुद से हैं, तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिले के स्तर पर जिससे ये आप बता सके कि भाई ये एक्रेडिटेड नहीं भी है तो भी हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ताकि उसको अगर लीगल सहायता देनी है तो लीगल सहायता दी जा सके। इन दोनों मुद्दों पर। और तीसरा एक और लोगों का था कि भाई हम लोग को डेटा बहुत महंगा धीरे धीरे होता जा रहा है यूट्यूबर्स के लिए, तो उस पर कुछ मदद मिले। तो 500 जो यूट्यूबर्स और पत्रकार जमीनी स्तर के आकर मिले थे, उन्होंने 3 बातें कही हैं और तीनों बात पर पहला चीज तो हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से बात भी किया है, शायद अगले 15 दिन 1 महीने में उस व्यवस्था को शुरू कर देंगे। दूसरी जो चीजें हैं वो हमारे अपने बस की बात नहीं है, पत्रकारों को भी संगठित तौर पे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग हैं जिन पर की, ताकि आप ये बता सकें कि आपके साथ सही मायने में गलती हो रहा है। वरना पता कैसे चलेगा कि आप सही में सही खबर आपने दिखाई और आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है या खुद आप गलत दिखाकर कोई गलत काम करना चाह रहे हैं। तो वो चीज पत्रकार संगठनों पर छोड़ना पड़ेगा और ये दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस वाली बात अगले 1 महीने में जरूर लागू कर देंगे। और भैया अगर कुछ नहीं है तब छोड़ दीजिए। IAS लोग आके आपसे जुड़े थे, तो इन लोगों के जुड़ाव आप देखिए, जो पटना में कल 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं, ये आपके लिए बड़ी घटना है या बड़ी खबर है। जन सुराज में आज 200 से ज्यादा, आप इसको खबर के तौर पे लिख लीजिए, 200 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल, IAS, IPS, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पर, साथ में मेरे काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चूंकि पत्रकारों को एक फॉर्मल ज्वाइनिंग ही समझ में आती है, तो कल से वो प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये संख्या 200 से ज्यादा लोगों की है। 5-5 से 6-6, 10-10 करके लोग ज्वाइन करेंगे। 200 से ज्यादा प्रोफेशनल आने वाले 6 महीने में फॉर्मली, जिसमें सीनियर मोस्ट IAS, सीनियर मोस्ट IPS, बिहार में काम करने वाले सबसे बड़े डॉक्टर, लॉयर,
पत्रकार, वो सब ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे अभी तक इसका कोई हम लोग फॉर्मल नहीं काम करते थे, कल उसकी पहली एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए आपको वो खबर मिली। अब उसमें जितने लोग कल ज्वाइन किए हैं, आप जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, उसमें जो लोग हैं वो तो मेरे साथ पदयात्रा में 2-2 महीने लगातार चले, उनको भी पत्रकारों ने संज्ञान नहीं दिया। कल जब उन्होंने ज्वाइन किया तब आप कह रहे हैं कि जनसुराज से जुड़े, तो 200 से ज्यादा ऐसे लोग जनसुराज की सोच से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अभियान इसका संगठनात्मक स्वरूप बनता जाएगा, वैसे वैसे उनकी फॉर्मल एसोसिएशन, उनकी ज्वाइनिंग की बात को पत्रकारों के सामने और आपके माध्यम से समाज के सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल, एक सत्यपाल